हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे हम ना। मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनका डेरिवेशन जानेंगे। आपको बड़े ही मन से चीज़ों को समझना है, नहीं आए तो मुझे बताना है, ठीक है ना बेटे। उसको मन में नहीं रखना डाउट्स को, ओके बेटे। डाउट्स को मन में रखोगे तो फिर वो बढ़ेंगे, ओके। इसलिए ईमानदारी से पूछते चलना है। तो प्यारे जवानों, हम सबसे पहले ये ले रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ध्यान रहे, कांस्टेंट है। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हेडिंग तो डाल लेना, डेरिवेशन फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन जब बाद में लिखो तब डाल लेना, अभी तो लिखना नहीं है। फिजिक्स का रूल मालूम है ना आपको, पहले समझना है, ठीक है। पहले तसल्ली से समझना है और फिर लिखना है। 1% आप लिख ना पाए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की तमाम किताबों में ये जानकारियाँ हैं, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैंने कोई रिसर्च करी है ना बेटे। ये सब किताबों में लिखा पड़ा है, हमारे काम नहीं आया अभी तक। हमारे काम कब आएगा? जब हम समझेंगे, ठीक है ना बेटे। इसलिए सिर्फ समझने पे ध्यान दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने हैं, लेकिन पहले समझना है। समझते समय कोई स्टूडेंट लिखेगा नहीं, सिर्फ समझो तसल्ली से, ओके। फिर मैं आपको लिखने का वक्त दूंगा। तो प्यारे जवानों, मैंने एक बात बताई कि इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के दौरान हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस बात से आप समझते क्या हो? मतलब उसकी वेलोसिटी जो है, ध्यान रहे, क्या वो बदल रही है? नहीं, सोच समझ के बताओ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, तो क्या वेलोसिटी बदल रही है? एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी तो बदल ही रही है। ये बात तो कंफर्म है, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी के बदलने की जो रेट है वो सेम है। जैसे 1 सेकंड में मान लो किसी की वेलोसिटी है 10, 1 सेकंड में मान लो 1 बदल रही है, बढ़ रही है मान लो, तो 10 से क्या हो रही है? 11। 1 सेकंड बाद 1 सेकंड और बढ़ जाएगी, मतलब 1 से और बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगी? 12। फिर 1 सेकंड के बाद 13, फिर 1 के बाद ऐसे चलती रहेगी, यस और नो। तो मतलब ये है, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हरीश बेटे कैसे है, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी बदलेगी क्या? ना, नहीं बदलेगी, यस और नो। तो कितनी देर बाद रिप्लाई कर रहे हो? इससे ये पता चलता है कि हम नींद में हैं, और नींद जब खुलती है तो बोल देते हैं, और क्या पता खुले भी ना, यस और नो बेटे। इसलिए जागते रहना है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इससे एक ही मतलब निकलता है बेटे, क्या? कि हमारी वेलोसिटी बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी वेलोसिटी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? मतलब जो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो उसकी वेलोसिटी बदलेगी बदलेगी, लेकिन बदलने की जो रफ्तार है वो ना बदलेगी। ना आया, समझ में ना आया? वेलोसिटी बदलेगी क्या? वेलोसिटी बदलेगी बेटे या नहीं बदलेगी? वेलोसिटी तो बदलेगी। क्या होगा? वेलोसिटी तो, क्या चीज नहीं बदलेगी? रफ्तार। वेलोसिटी जिस रेट से बदल रही है वो नहीं बदलेगी। वेलोसिटी 1 सेकंड में मान लो 1 मीटर पर सेकंड से बदल जाती थी, मान लो बढ़ जाती थी, अगले बार भी उसी से बढ़ रही है वो, यस और नो? आयो, समझ आया बेटे? हमने क्या क्या बेटे, हम ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच में। किस किस के बीच में बेटे? अच्छा, हम मान लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी से कई बार स्टूडेंट्स मिसमैनिपुलेट करते हैं। वो समझते हैं जी ऑब्जेक्ट शुरू हुआ उस समय, तो शुरू तो जी 0 से ही हुआ होगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम ये कहते हैं ना कि हमारी इनिशियल हालात ऐसी है, इस बात का ये मतलब नहीं है कि मोशन शुरू ही अब हुआ है। इस बात का मतलब ये है कि हमने ऑब्जर्वेशन अब शुरू करी है। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको फेंक दिया, जब मैंने इसको फेंका
तो जब ये ऊपर जा रहा था, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया इसने, जब ये यहाँ आया उस समय हमने नोटिस करना शुरू किया, हमने इसकी रीडिंग लेनी शुरू करी। यस और नो? तो हमारे लिए बेटे शुरुआत तब होती है, t इक्वल टू 0 तब होता है जब हमारा ऑब्जर्वर रीडिंग लेना शुरू करता है। मतलब हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशंस स्टार्ट करता है, उस समय कौन सा समय लेते हैं हम? t इक्वल्स टू 0। समझ आया बेटे? यस नो? पक्की बात है? पक्की बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो मोनिका सिंह राठौड़? हो सकता है बेटे? हो सकता है कि नहीं बेटे? थोड़ा जोर से बेटे खाना वाना खाया करो। तो सारे मतलब देखो गर्ल्स तो खासकर ध्यान रखे बेटे खाने पीने का ना, क्योंकि ज़्यादा लड़ाई तो यही होती है, हम तो खाएंगे नहीं जी, गलती से खा लें, कहीं मोटे हो गए तो कलेश है। और बेटे एक दूसरा कलेश भी है, दूसरा कलेश भी है। आपको मेरे को देख के तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलता। 10 किलो वेट गेन हो गया लॉकडाउन में, दीप्ति बेटे मोटिवेशन नहीं मिला आपको? ओहो, अब मिलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मोटापा भी जरूरी है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अंशु यार उदास मत हो। जय बाबा रामदेव की जय हो। अब तो ठीक है, अब तो जय बोल दी हमने बाबा जी की, ठीक है। तो बेटे हमने ग्राफ ड्रॉ करा वेलोसिटी और टाइम में, तो एक बात आप ध्यान रखें कि वेलोसिटी 0 होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी कुछ भी थी, माना कि हमने इनिशियल वेलोसिटी यू मान ली, हमने ग्राफ देखा वो स्ट्रेट लाइन आया क्योंकि यूनिफॉर्म रफ्तार से बढ़ रही थी स्पीड, ऐसा ग्राफ मिला हमें, एक्सपेरिमेंटल ड्रॉ किया हमने। अब भाई जब ये ग्राफ ऐसा मिला, एक्सपेरिमेंट से हमने ड्रॉ किया है, हम मान लेते हैं साहब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी यू। मान लो जब तक हमने ऑब्जर्वेशन करी उस समय तक उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ हो चुकी है, मान लो v हो चुकी है। अब बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप इनिशियल का नाम u ही दो, जरूरी नहीं है कि आप फाइनल का नाम v ही दो। हो सकता है आप इनिशियल का नाम u1 दो, फाइनल का u2 दो, या इनिशियल का नाम v1 दो, फाइनल का v2 दो, आपकी मर्जी है। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मल केस में आम तौर पर ज़्यादातर लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं, तो हम भी वही चीज़ यूज़ करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक कॉमन चीज़ जब हम पढ़ेंगे तो आपस में एक दूसरे की बातों को समझने में और हमें उनकी अपनी बात उनको समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे ये सुनो, अच्छा मान लो आपका मन करा, आपने कहा जी देखो मैं तो हिंदी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, रही बात अंग्रेजी की, देखो जी मैं तो अंग्रेजों से तो बिल्कुल नफरत ही करता हूँ, ये मान ही लो आप, तो अंग्रेजी तो बिल्कुल तय है कि मैं बोलने वाला हूँ ही नहीं। फिर मैंने कहा भाई साहब संस्कृत बोल लो, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अरे ये सुनो, हमने भी थोड़े हलंत लगाने सीख रखे हैं तो हम भी लगा लेंगे। उन्होंने कहा ना जी मैं तो अपनी नई लैंग्वेज डेवलप करूँगा और मैं ये लैंग्वेज किसी को सिखाऊंगा भी नहीं। अरे भाई साहब फ़ायदा क्या है फिर ऐसी लैंग्वेज का? आप ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हो जो कोई यूज ही नहीं करता, इससे अच्छा गूंगे ही रहो। अरे ये सुनो, नहीं आई बात समझ में? तो इसलिए बेटे हम देखो रियल लाइफ में चीज़ों को आसान बनाने के लिए वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो हम एक आम तरीके से यूज़ करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिखते हैं, बाकी हमारी मर्जी होती है। तो इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसा ही करे तो हम भी वैसा ही कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। हेलो, क्लियर है बेटे? तो बताओ यू क्या है बेटे? अच्छा ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है? वेलोसिटी। ध्यान रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने, ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है। क्लियर हुई ये बात? तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या माना है? u। मतलब हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, मतलब वेक्टर का रोल ले रहे हैं, यस और नो? तो हम क्या ले रहे हैं बेटे? ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है बेटे? फाइनल वेलोसिटी। क्या किसी को कोई डाउट सस्पेंस है? नहीं बता दो, है बेटे? नहीं 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 बता दो, है बेटे? ना ना बता दो, कोई बात नहीं, नहीं है ना? अब तो मौज होगी भाई, अब कुछ नहीं बचा। देखो देख लो इसको ढंग से देख लो। 9th पास करके आए ना सब? अरे अपनी मेहनत से 10th पास करी, मतलब 9th 9th भी करी थी? कुछ लोग बोल नहीं रहे भाई, मुझे शक हो रहा है। 9th अपने दम पे करी है ना पास? और 9th में साइंस थी ना? चलो शुक्र पता है साइंस थी। अच्छा और उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी थी बेटे अंशु, आपको तो पता ही है।
अरे ये सब ना, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पे पढ़ी थी बेटे डिट्टो वही है। अब यदि ये भी हमें नहीं आएगी ना, किसी 9th वाले बच्चे को पता चल गया, गलती से हमारी नोटबुक देख ली उसने, वो ऐसे करे ये भी नहीं आती तेरे को तुम मेरे पास ट्यूशन आया कर, ऐसा कर ये तो मैं सिखा दूंगा तेरे को फजियत होगी ना फिर अपनी। अरे ये सब ना, अरे समझ गए कि नहीं? इसलिए बेटे थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो तो बेटे देखो हमें क्या करना है, हम ना एक छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। पहले हमने जाना कि भाई साहब एक बात समझना, वेलोसिटी जो होती है ना वो क्या होती है बेटे, ds/dt। इसको क्या कहते हैं बेटे, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्या किसी को याद है डिफरेंशिएशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डिफरेंशिएशन किस चीज की जानकारी देता है? डेफिनेटली डिफरेंशिएशन में हम तोड़ने का काम करते हैं, एक बड़ी चीज को तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दैट इज डिफरेंशिएशन। लेकिन बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन किस चीज की देता था, याद करो। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताई थी मैंने इसकी, क्या मीनिंग है इसका फिजिकली, ज्योमेट्रिकली फिजिकली क्या मीनिंग है इसका? स्लोप क्या देता है हमें? स्लोप। किसका स्लोप? एस और टी के बीच में यदि कोई ग्राफ है तो उसके स्लोप की जानकारी कौन देगी हमें? वेलोसिटी। अच्छा एक्सेलरेशन का मतलब पता है आपको? ये क्या होता है? dv/dt। इसका मतलब यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किस बात की जानकारी देगा? एक्सेलरेशन। यस और नो? अच्छा बेटे आप बता सकते हो कि स्लोप क्या होता है किसी लाइन के लिए? मान लो मैं आपसे पूछूं बेटे इस लाइन का स्लोप बताओ, तो क्या है इसका स्लोप? मान लो फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप कितना है? विल यू प्लीज टेल मी? थीटा इज स्लोप, थीटा इज स्लोप, थीटा इज स्लोप, दिस इज बेस, दिस इज थीटा। वेरी गुड। स्लोप इज नॉट थीटा बेटे, स्लोप इज टेंजेंट थीटा। किसी भी लाइन के लिए हम यदि स्लोप की जानकारी लें तो उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और उस एंगल का ले लेते हैं हम टेंजेंट थीटा। तो एंगल बनता है उसका क्या ले लेते हैं? टेंजेंट, मतलब टेन थीटा। टेन थीटा हमें क्या देता है? स्लोप। तो मतलब हमें मालूम है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, ये बात हमें मालूम है। इसका मतलब साहब एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर होगा इफ दिस एंगल इज थीटा। अब बेटे जल्दी से बता दो ये टेन थीटा कैसे निकालें बेटे? मान लो बेटे ये समय 0 था और बाद में किसी समय t की बात हो रही है, तो क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है बेटे? हेलो हेलो, क्या आप देख पा रहे हो बेटे? क्या इस ट्रायंगल में आप टेन थीटा निकाल सकते हो बेटे? बेटे कैसे निकालेंगे बेटे? अंदाजे से। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ये लेंथ कितनी है बेटे? दिस इज v, दिस इज u एंड दिस इज v माइनस u। भाई मान लो ये वैल्यू होती 10, ये वैल्यू होती 2, तो ये अंतर कितना हुआ? 8। 10 में से 2 घटा देते, यस ना? वही लिखा आपने v माइनस u। ये क्या है बेटे? t नाया ना ना ना, ये क्या है बेटे? t क्या है बेटे? t नाया। आ गया? अच्छे से आ गया? यस। अंदाजे से बेटे देखो हमने थोड़ा सा ऐसे किया, दिस इज u, फिर हमने थोड़ा ऐसे किया, दिस इज v, तो ये क्या है बेटे? थोड़ा अंदाजा लगाया ना हमने। देखो बेटे दैट वाज जस्ट अ जोक। देखना मान लो बेटे यहाँ ये रेफरेंस है ही, मानना क्या ये तो है ही रेफरेंस। यहाँ से ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 10, तो ये कितना है बेटे? 8 ही तो हुआ। कैसे?
वही काम किया बेटे, ठीक है। अब यदि हम यहाँ tan थीटा लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t माइनस 0, दिस इज t माइनस 0 इज t बेसिकली। प्यारे जवानों मज़ा आ जाएगा आपको जान के, दिस इज v माइनस यू बाई टी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और मेरे प्यारे जवानों यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इंटू टी बराबर v माइनस यू, इसका मतलब v इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है, यस नो? बेटे याद रहे v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटे। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान रहे कब लगनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगनी है उस समय जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और याद रहे सारी वेक्टर फॉर्म में लगनी है, विद साइन कन्वेंशन लगनी है, प्रॉपर साइन पुट करने के बाद लगनी है। क्लियर है कि नहीं है? यस और नो बेटे? आया समझ में? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई समझ में? अच्छा जवानों एक चीज़ देखना, कभी भी कोई भी ग्राफ है, देखो यदि हमें ds निकालना होता ds, तो हम इसको क्या लिखते हैं? v इंटू डी टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते वी विल इंटीग्रेट दिस। अच्छा इंटीग्रेशन का शाब्दिक अर्थ पता है किसी को? शाबाश शाबाश। इंटीग्रेशन किस चीज़ की जानकारी देता है? इंटीग्रेशन हमें किस बात की जानकारी देता है? सिंपल। इंटीग्रेशन हमें किस चीज की जानकारी देता है? एरिया। एरिया अंडर द ग्राफ किसकी जानकारी देता है बेटे? भाईजान किसकी जानकारी देता है? एरिया अंडर द ग्राफ। किस किस के बीच का एरिया? मान लो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वेलोसिटी और टाइम का। यस और नो? वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में। अरे नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एज वी नो दैट एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है यहाँ पर इसका एरिया निकाल लें। लेट अस सपोज द डिस्प्लेसमेंट इज एस, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? इसका एरिया। इसका एरिया किसका बेटे? ध्यान रखना इस पूरे ग्राफ का, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये लाइन है, तो इस लाइन का टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा वो, टाइम इधर है तो इधर वाली एक्सिस के साथ तो ये पूरा एरिया बनेगा। क्या आप बता सकते हो ये फिगर कैसा है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ट्रेपेजियम है। लेकिन क्या हम इसको समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल भी है? दिस इज ट्रायंगल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। दिस इज ट्रायंगल, यस और नो? और नीचे वाला रेक्टेंगल। ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। नहीं आया समझ में? तो इसका एरिया कितना निकलेगा? इसका पहले ये बता दो इसका एरिया। ये लंबाई कितनी है? u। ये कितनी है भाई? t। लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो आप? भाई तो कुछ भी कहो, ये टेढ़ा काम है ट्रायंगल का एरिया निकालना, छोटा काम नहीं, बहुत टेढ़ा है। ये तो लंबी चौड़ी कहानी है ना, PhD में जाके सीखते हैं ऐसी बातें। अभी कोई गलत तो नहीं कहना बेटे? मैं बताओगे क्या आएगा? हाफ इंटू बेस, ये है बेस। इसकी वेड्थ कितनी है? t। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट। दिस इज v माइनस u। इन दोनों का जोड़। नहीं आया? नहीं आया? ना ना ना, पक्की बात है। अच्छा जवानों मुझे बताओ, ये v माइनस यू की शक्ल दिख रही है बेटे आपको? अरे वाह, ये तो a इंटू टी के बराबर है। किसके बराबर है? तो हम यदि a इंटू टी से इसको रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब एज v माइनस यू बराबर a इंटू टी होता है। इसका मतलब s की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? u इंटू टी, हाफ इंटू टी इंटू a इंटू टी। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली? हाँ, a इंटू टी स्क्वायर। अच्छा अब आपके मन में सवाल आएगा जी हमें कैसे पता इसको रिप्लेस करें? आंसर तो यही हो जाना चाहिए था।
बेटे हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस बने। जैसे इस रिश्ते में हमने वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन और टाइम का रिश्ता निकाल लिया, तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के साथ चाहते हैं, फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहते आंसर में। यहाँ हमारे फाइनल वेलोसिटी भी थी आंसर में, है ना। इसलिए अब मान लो अपने को टाइम भी नहीं चाहिए तो टाइम को भी रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये जो आंसर आया है इसका नाम हमने दिया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या ये बात समझ में आई क्या? यस और नो? आई बेटे? बताया बेटे मैंने, इंटीग्रेशन पढ़ा है कि नहीं, भूल गए? सुनो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ। इंटीग्रेशन का मीनिंग जो है, ठीक है ना, वो होता ये है कि वो यदि हम जैसे यहाँ पर यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें, भाई वेलोसिटी होती थी ds/dt, तो ds कैसे निकलेगा बेटे? वेलोसिटी इंटू dt का इंटीग्रेशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का इंटीग्रेशन करें तो आ रहा है। इसका मतलब यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। अब ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि इंटीग्रेशन से एरिया आता है? ये बात तो हमने इंटीग्रेशन में भी देखा था, हमने प्रूव भी करके देखी थी। हालांकि फिजिक्स में हम प्रूव नहीं करते हैं बेटे, मैथमेटिक्स में ये चीज़ प्रूव्ड है, उसका एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे कंक्लूजन आप समझ सकते हो। हालांकि आप को पन्ने पलट के देखना, मैंने प्रूव भी करके दिखा रखा है एक एग्जाम्पल की हेल्प से। और मैंने एग्जाम्पल भी क्या लिया था वो भी मैं याद दिला देता हूँ आपको। मैंने एक ट्रायंगल ली थी और शायद इक्वेशन भी मैंने लिखी थी y = √3x। देखना यदि आपके नोट्स हैं तो यही इक्वेशन है बेटे, कुछ और है। y = √3x यही है ना? हाँ यस बेटे, शाबाश। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वो वाली इक्वेशन बेटे उस समय लगती है जब मोशन यूनिफॉर्म है, हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है, ठीक है। लेकिन अब हम वो पार्ट पढ़ रहे हैं मोशन का जब हमारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी है। मतलब वो जो फॉर्मूला आप बता रहे हो वो तब लगता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अब लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल का भी एक खास केस है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? ओ बेटे आया नहीं आया? पक्की बात है, क्लियर हुआ बेटे? अब देखो यही जो जानकारी यहाँ पर हमने जो यूज़ करी है सेकंड इक्वेशन डिराइव करते समय, इसी को हमने दोबारा से यूज़ किया। हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन जो है एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये वाली बात यहाँ लिखनी है। तो हम इसमें ज़रूरी तो नहीं था कि इसको ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया लिखते, हम सीधा भी तो लिख सकते थे ट्रेपीजियम का एरिया। में फॉर्मूला याद है ट्रेपीजियम का? याद है किसी को? क्या होता है? हाफ होता है, इनटू हाइट। वेरी गुड। एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या आप बता सकते हो इस चित्र में कौन कौन पैरेलल हैं? दिस एंड दिस। दिस इज व्हाट बेटे? u एंड दिस इज व्हाट बेटे? v। इसका मतलब बेटे u प्लस v। दिस इज u, दिस इज v एंड दिस इज व्हाट बेटे? टाइम t। इसका मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नहीं आया? अच्छा, हम फाइनल आंसर में टाइम नहीं चाहते। अब टाइम इसमें भी था, इसमें भी टाइम था, अब हम टाइम को नहीं चाहते। देखो कुछ भी को टाइम हटाई दो। अब हमें तो मालूम है v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी। इसका मतलब टाइम आएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। इस रिश्ते को सीधा नॉन स्टॉप यहाँ पुट कर दो। यदि हम यहाँ पुट कर दें तो मेरे प्यारे जवानों हाफ u जमा v, और यहाँ कितना आएगा? v माइनस यू बटा a। a माइनस b और a प्लस b क्या होता है? कुल मिलाकर ये बन जाएगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और इसको उधर ले जाएंगे 2a को s के साथ मिला देंगे। दिस इज द थर्ड इक्वेशन मोशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो?
तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब स्टार लगा के इस टॉपिक को नोट करना है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन हेडिंग डाल के आप पहले लिख लेना। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, टू थिंग्स आर मैंडेटरी टू यूज दिस। फर्स्ट इज, लिख लो, टू थिंग्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड दूसरा, ऑलवेज यूज दीज इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बेटे? ऑलवेज यूज दीज इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म। बेटे अब इनको उतार लो। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ना इसके। पहला लिखो, व्हाइल यूजिंग दीज इक्वेशंस एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, और दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? ऑलवेज यूज दीज इन वेक्टर। छापो छापो।